नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में मगध के उत्कर्ष के पढ़ रहा था। और मगध के उत्कर्ष में पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि नंद वंश के बारे में, नंद वंश की स्थापना है ना। तो केवल उसमें पे लिखाना बाकी रह गया था। नेटवर्क इश्यू को चलते हम लोग लाइव सेशन को बीच में ही समाप्त करना पड़ा है ना। तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। नेटवर्क इश्यू के चलते है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते आपको हम क्लास को इनकी समझाया हुआ चीज को हम लिखा नहीं पाए। उसको नंद वंश को लिखाकर हो ना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो हेडिंग में लिखिए नंद वंश। नंद वंश तो पिछले क्लास में बता दिया था कि नंद वंश मतलब हर्षिन, हर्यक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की पत्नी खूबसूरत थी। और उसी के पत्नी के साथ किसने मिलकर, यानी कि महापद्म नंद ने उसके पत्नी के साथ मिलकर किसको, नंदीवर्धन को हत्या कर मगध के साम्राज्य पर अपना है ना कौन सा वंश, नंद वंश की स्थापना किया है ना। तो मगध का उसके बाद जब स्थापना कर तो ये प्रथम गैर क्षत्रिय था। क्योंकि ये दाढ़ी, नंदीवर्धन के यहाँ क्या काम कर, दाढ़ी और बाल से बनाने का काम करता था। तो ये गैर क्षत्रिय हो नहीं सकता था। तो ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। कौन? मगध का शासन करने वाला। और इसने जब शासक बना तो दो तरह का उपाधि धारण किया। पहला उग्रसेन और दूसरा सर्व छत्रांतक। उग्रसेन का अर्थ हुआ कि भारी भरकम सेना का स्वामी, यानी अधिक से बड़े बड़े सेना को स्वामी है। और दूसरा सर्व छत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। यानी इसके पहले सभी क्या, तो साम्राज्य जो शासक बना वो यानी किस जाति से था, तो क्षत्रिय वंश से था। लेकिन ये सभी मतलब क्षत्रियों को नाश करके एक नया वंश की स्थापना किया, नंद वंश है ना। तो यानी कि सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला हो गया। तो तीसरा, और उसके बाद तो लिख लीजिए पहला नंद वंश और लिखिए इसमें डैश नंद वंश में लिख रह दीजिए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या उसकी पत्नी के साथ महापद्म नंद ने किया और मगध के साम्राज्य पर नंद वंश की स्थापना की। उसके बाद लिखिए मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय शासक महापद्म नंद था। उसके बाद लिखिए महापद्म नंद ने उग्रसेन और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। उसके बाद लिखिए इसका अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद। तो लिखिए धनानंद, लिख के डैश दीजिए। लिखिए धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और लिखिए धनानंद के समय ही सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपका नंद डायनेस्टी का आपका समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो इधर नंद यानी कि धनानंद था। धनानंद के समय धनानंद, और उधर देखिए भारत है। यानी इस तरह से भारत है। और भारत में इधर धनानंद का शासन था। धनानंद के बारे में कहा जाता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक में, आपको मौर्य काल में आपको बताया जाएगा मुद्रा राक्षस पुस्तक क्या है। तो मुद्रा राक्षस में बताया जाता है कि एक क्रूर शासक था, यानी कि अपने प्रजा पर 64 प्रकार के कर लगा चुका था। और जिससे इसके प्रजा का था, धनानंद का प्रजा काफी किससे दुखी था ना। ये चाहता था, यानी कि धनानंद के मगध का प्रजा चाहता था, इससे मुक्ति चाहता था। यानी कब चाहता था कि इसको कोई शासक, यानी कोई राजा आए और उसको हटा दे, जिससे हम लोग को सुख या है ना, शांति से हम लोग जीवन को जी सके, है ना। तो इसी के इधर देखिए धनानंद का शासन चल रहा था। बहुत से काफी शक्तिशाली राजा बन चुका था। कौन? धनानंद।
है ना। तो यानी बहुत अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर चुका था। यानी कि ऊपर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये खाली जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी का शासक बन चुका था नीचे, और कुछ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण भारत का। तो इधर धनानंद के ही समय यूनान के मकदूनिया का शासक कौन था? फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय का पुत्र था कौन? तो सिकंदर। तो सिकंदर तब, है ना, सिकंदर शासक कहाँ था? फिलिप द्वितीय मकदूनिया का। तो इसका इच्छा हुआ कि हम विश्व विजेता बनेगा, और विश्व विजेता की इच्छा से अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया, और उसके बाद भारत की ओर, इन पूर्वी देशों की ओर आक्रमण करने चल दिया। तो आक्रमण करने के बाद ईरान को भी जीत लिया। तो उसके बाद आपका आ गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बहुत से शासक ने, यानी राजाओं ने इसके अधीनता स्वीकार कर दिया। अधीनता क्या है सब? तो उसके अधीन स्वीकार कर, है ना, उसके अधीन मतलब झुक जाना, उसके गुलामी हो जाना, यही अधीनता हो गया। और बहुत, यानी कि इसका दो ही कंसेप्ट था, यानी अगर हमारे यहाँ अधीनता स्वीकार करेगा तो तुम्हारा हम साम्राज्य पूर्णतः लौटा देंगे, यदि लड़ाना है, टकराना है तो टकरा लो, अगर हार जीत होगा तो अलग बात है। तो खैर इससे कोई जीतता तो नहीं था, क्योंकि काफी बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर चुका था, और विश्व विजेता की इच्छा से है ना भारत की ओर आक्रमण कर रहा था। तो एक है गंधार के शासक कौन था? आपका पाकिस्तान में गंधार का शासक था आम्भी। वो ने भी इसके डर से, यानी कि इसके सिकंदर के डर से इसका अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी आम्भी ने भी सिकंदर के डर से अधीनता स्वीकार कर लिया। और जब आम्भी जीत लिया, उसके बाद ये सोचा सिकंदर की सबसे पहले अटैक करते हैं यहाँ। यानी आपका एक है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक राजा कौन था? आपका पोरस नाम का एक शासक था ना, शासन सब उसके छोटे से साम्राज्य का शासक था। तो आम्भी और इधर आपका गंधार है ना, कम्बोज के सहयोग के शासक के सहयोग से, यानी कि इधर के जितने भी शासक है सभी के सहयोग से इधर आक्रमण करने चल दिया। तो चूंकि छोटा पोरस छोटा सा क्षेत्र का राजा था, तो काफी शक्तिशाली तो हो नहीं सकता। तो चूंकि जान रहा था कि हम इस युद्ध में अगर आक्रमण करेगा सिकंदर तो हम हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार न करके डायरेक्ट रूप से इन्हें लड़ा, और लड़ने के कारण तो है ना सिकंदर क्या हुआ, सिकंदर से पोरस हार गया। तो इसका लड़ाई किसके नदी कहाँ हुआ? तो झेलम नदी के तट पर, है ना, किसके झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीज के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो किसके सिकंदर और पोरस के बीच, जिसमें पोरस की हार हुई। लेकिन परंतु सिकंदर पोरस की वीरता पर, यानी वीरता से प्रसन्न होकर इसका पूर्णतः जो साम्राज्य था उसको वापस लौटा दिया, ये कहकर कि भारत का पहला शासक तुम है जो हमारा अधीनता स्वीकार नहीं कर डायरेक्ट रूप से लड़ा। तुम जान रहा था कि हम हारेंगे, लेकिन तुमने अपनी इज्जत को बचाकर, है ना, अपनी स्वाभिमान को रक्षा करने के लिए अपनी मृत्यु तक देने के लिए तैयार था। और इसी के लड़ाई के क्रम में इसका जो सिकंदर का जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था, बुका फैला, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के क्रम में जब सिकंदर इस आज पोरस का साम्राज्य को लौटा दिया, तो साम्राज्य लौटाने के क्रम में चलिए अब देखते हैं, यानी कि हारने क्रम में सिकंदर ने कहा कि 2 शहर का स्थापना करो, है ना, बसाओ, एक हमारा प्रिय घोड़ा बुका फेला के नाम पर, एक हम जीते हैं तो विजय, एक विजय स्मृति के नाम पर निकाया शहर का स्थापना करो। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि तब उधर जब सिकंदर पोरस से जीत लिया, तब सिकंदर के सेना अब सिकंदर सोच रहा है कि इधर शासक किसका था? धनानंद का। मगध का साम्राज्य कौन सा उस समय? धनानंद। तो जिसका अब मगध सिकंदर सोच रहा है कि हम धनानंद की ओर आक्रमण करेंगे। तो आक्रमण चूंकि पहला ही राजा का ऐसा राजा से भेंट हो गया कि छोटा राजा होते हुए भारत का फिर भी इसको डायरेक्ट रूप से लड़ा, है ना। इसे सिकंदर के भी सेना में काफी बर्बाद, यानी कि क्षति हुई। तो जिसके इसके सिकंदर ने काफी प्रभावित हुआ, है ना। तो इसके सिकंदर यानी कि इधर की कौन था? तो धनानंद के इधर शासन कर रहा था। तो धनानंद, ये सिकंदर सोचा कि अब आक्रमण किसके करेंगे? तो आपका करेंगे धनानंद के पास, और धनानंद के जीत लेंगे तो पूरा भारत के हम विश्व विजेता बन जाएंगे, साथ ही पूरे विश्व के बन जाएंगे, और यहाँ से हम लोग लौट जाएंगे। तो सिकंदर की सेना लड़ाई करने से पहले उसी रात को, यानी जब, है ना, किससे? तो आपका पोरस से जीत के लड़ाई, तो अब जब आक्रमण करने धनानंद के ओर चला, तो सिकंदर के सेना इसके बगल के लोगों से पूछ रहा कि धनानंद कैसा शासक है, इससे भी टेढ़ियल है या इससे क्या सीधा उधर शासक यानी राजा है? तो इधर के प्रजा कह रहे हैं कुछ कि बाप, ये तो दम मत कहिए, इसको सबसे क्रूर राजा है, इससे लड़ना है समझे कि शेर के मुंह में है ना, शेर के दांत में जाना के बराबर है। इन्होंने कहा कि इसके सेना ने
उसके आसपास के लोगों से सलाह ले रहा है कि धनानंद कैसा शासक है, अच्छा है या कमजोर शासक है, या उसमें क्या क्या डिमेरिट है जिससे हम लोग उससे जीत सके। तब यहाँ के जो आसपास के प्रजा थे जो इतना भड़का दिया ने, इसके बारे में इतना बड़ाई कर दिया, काफी शक्तिशाली धनानंद शासक भी था। तो इसके बड़ाई करने से इसका शासन जो सिकंदर का सैनिक था जो डर गया, सोचा कि एक छोटा सा शासक, छोटा सा पोरस था क्षेत्र का, जो हम लोग को इतना क्षति पहुंचाया, और ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र का साम्राज्य का राजा है धनानंद, तो इसे टकराना है कि हम हारेंगे ही हारेंगे। तो ये ब्यास नदी के था ना, ब्यास नदी के तट पर पैनिक पार करने से जो सिकंदर का सेना है जो मना कर दिया, और सिकंदर की सेना वहां से पुनता पर लौट गया। और इसी जाने क्रम में बेबीलोन के 303 यानी 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है ना। उसके बाद इसका जो सेनापति था, जो छोटे छोटे यानी सिकंदर जितना भी क्षेत्र जीता था, छोटे छोटे साम्राज्य पर सिकंदर के जितने भी सेनापति था, सभी ने इसका आक्रमण कर, यानी सभी ने कब्जा करके वहां का शासक वो बन गया। तो चलिए अब हम लोग लिखिए भारत पर विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हेडिंग में लिखिए भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। और पहला में लिखिए यानी सिकंदर से पहले भी एक ईरान के शासक था आपका, ईरान है ना, ये देखिए ईरान आपका, यहाँ ईरान है, ईरान में एक हखमनी एक साम्राज्य है, हखमनी साम्राज्य का है ना, एक हखमनी साम्राज्य है। इसका स्थापना किसने किया, तो एक हखमनी साम्राज्य है ईरान में। और हखमनी साम्राज्य के शासक कौन है, तो आपका साइरस। एक हखमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो साइरस थे, साइरस। और इसी वंश के कौन, तो डाइसस। डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण करके सिंध प्रांत के जितने भी क्षेत्र थे जो जीत लिया। तो हेडिंग में लिखिए पहला भारत पर ईरान का आक्रमण, पहला ईरान का आक्रमण, और लिखिए भारत पर सब विदेशी आक्रमण। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरान का था। ईरान के हखमनी लिखिए, ईरान के हखमनी साम्राज्य जिसके संस्थापक कौन था, तो साइरस था, साइरस था। इस यानी उसके बाद दर्ज देख लिखिए हखमनी साम्राज्य के शासक, यानी हखमनी साम्राज्य के शासक कौन था आगे चल के, है ना, डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम ने सिंध प्रांत को सबसे पहले जीता, यानी भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया, तो ईरान ने सबसे पहले किया, सिंध प्रांत के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। यानी सिंध प्रांत पहले कहाँ था, पाकिस्तान में, तो भारत का अंग था। तो ये हो गया। उसके बाद लिखिए भारत पर यूनान का आक्रमण। उसके बाद लिखिए भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण यूनान का था। और लिखिए यूनान के मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर ने विश्व विजेता के इच्छा से भारत पर आक्रमण कर दिया, यानी भारत पर आक्रमण किया। और गंधार के राजा आम्भी ने अधीनता स्वीकार की, तथा कश्मीर क्षेत्र के राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर, यानी झेलम नदी के एक विदस्ता भी आपको ऑप्शन में रहेगा, तो झेलम नदी के तट पर हाइडे स्पीड का यूज हुआ।
हाइडेस्पीज का युद्ध, यानी हाइडेस्पीज का मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को हाइडेस